गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक में हम लोग इस चैप्टर में समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, हमारे देश में अभी किस तरह से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, इस बढ़ती हुई मनुष्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हम किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। यदि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फेल्योर हो जाता है और कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो जन्म से पहले उस बच्चे को किस तरह से हम नष्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन के बारे में पढ़े थे। अब यदि कोई फैमिली वाला कोई बच्चा चाहता है और हम पता करना चाहते हैं कि वह बच्चा जो है लड़का है या लड़की है, या फिर वह बच्चा स्वस्थ है या फिर किसी आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है, तो जन्म के पहले ही बच्चे के लिंग और उसके स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो एमनियोसेंटेसिस जो जांच होता है, हम लोग पिछले क्लास में एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़े थे और बताए थे कि किस तरह से जन्म के पहले ही बच्चे के लिंग और उसके स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचारित रोग। ये STD क्या होता है? वह सभी रोग जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलता है, यानी कि वह सभी बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से संचारित होता है उसे हम STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। जैसे कि कोई एक पार्टनर यानी कि मेल या फीमेल कोई एक पार्टनर अगर एड्स रोग से ग्रसित है, वह अगर किसी स्वस्थ अपोजिट सेक्स वाले पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उस स्वस्थ पार्टनर को भी एड्स बीमारी हो जाता है। इसका रीज़न है कि इस तरह के रोग का जो भी बैक्टीरिया या वायरस होता है ना, वह जेनेटल सिक्रीशन के माध्यम से वो निकलता है, यानी कि चाहे पेनिस से निकलने वाला सिक्रीशन जैसे कि सीमेन हो गया या फिर वजीना से निकलने वाला जो सिक्रीशन होता है, इसके साथ STD बीमारी का बैक्टीरिया या वायरस रहता है। और इस वजह से जैसे ही इस लिक्विड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में बीमारी फैल जाता है। जैसे कि माना कि मेल में अगर कोई STD बीमारी है और उसके पेनिस से जो सीमेन निकल रहा है उसमें उस STD बीमारी का वो वायरस या फिर बैक्टीरिया है या फिर प्रोटोजोआ है, कई तरह का सूक्ष्मजीव हो सकता है STD उत्पन्न करने के लिए। अब वह मेल अगर किसी स्वस्थ फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो पेनिस से निकलने वाला जो सीमेन है वह वजीना में जाएगा और वजीना के सिक्रेशन के साथ में वो मैच करेगा। इस वजह से एक यानी कि मेल का जो भी वायरस या फिर जो भी बैक्टीरिया है वो फीमेल बॉडी में इन कर जाएगा और इसलिए वो जो स्वस्थ फीमेल है उसमें भी STD बीमारी हो जाता है। या फिर अगर फीमेल में है तो फिर ये मेल में हो जाता है, क्योंकि सीमेन और ये वजीना का जो सिक्रीशन है जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि मेल का पेनिस और वजीना का जो सिक्रीशन है वो जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो फिर एक दूसरे में ये बीमारी का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात है कि यदि दोनों पार्टनर में से किसी को बीमारी नहीं है तो फिर ये बीमारी उत्पन्न नहीं होगा। या फिर कोई एक व्यक्ति, अगर मान लिया जाए कि कोई एक स्वस्थ व्यक्ति 5 अलग अलग स्वस्थ व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हम बोल रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है वह अपोजिट सेक्स वाले जो है वो 5 अलग अलग व्यक्ति के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो पांचों भी स्वस्थ है, वो पांचों भी स्वस्थ है और जो एक पर्सन जो कि पांचों के साथ इन्वॉल्व है ये भी स्वस्थ है। तो अगर सभी पर्सन स्वस्थ है तो सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से इस तरह का बीमारी नहीं फैल सकता है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो पांचों स्वस्थ है? तो ये पहले से पता नहीं रहता है कि कौन स्वस्थ है कौन अस्वस्थ है, इसलिए अपना परहेज सबको करना चाहिए। तो हम बोले कि वह सभी बीमारी जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से फैलता है, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, उस तरह के बीमारी को हम बोलते हैं STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
तो एसटीडी का फुल फॉर्म हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसी को हम एसटीआई भी कहते हैं। अब एसटीआई का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और इसी को आरटीआई भी कहते हैं। आरटीआई का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और इसी को वीडी भी कहते हैं। वीडी का फुल फॉर्म होता है विंडल डिजीज, ठीक है। तो वीडी का फुल फॉर्म हो गया विंडल डिजीज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे रोग जो सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा संचारित होते हैं उसे ही एसटीडी कहते हैं। अब इस तरह का जो बीमारी है एसटीडी बीमारी, ये कई प्रकार के सूक्ष्मजीव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, हाँ कुछ फंगस भी होता है, कुछ फंजाई भी होता है जो कि इस तरह की बीमारी उत्पन्न करता है। तो हम पहले देखते हैं, एक लिस्ट हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा वह सूक्ष्मजीव है जो कि एसटीडी बीमारी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न एसटीडी, यानी लिखे हैं बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न एसटीडी, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाला कौन कौन सा एसटीडी बीमारी है उस बीमारी का नाम जानेंगे, और इसका जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम भी समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भी एसटीडी बीमारी है सबका अलग अलग जो लक्षण है वो पढ़ने के लिए डिटेल्स में नहीं दिया गया है, ये सिलेबस में नहीं है पढ़ने के लिए कि इस बीमारी का ये लक्षण, उस बीमारी का वो लक्षण, लेकिन कुछ कॉमन टाइप का जो लक्षण है वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स। तो कुछ लक्षण जो कि कॉमन टाइप का है, कोई भी एसटीडी बीमारी अगर होता है तो उसमें जो संभावना रहता है, तो संभावना ये है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इचिंग यानी कि खुजली होगा, ठीक है। इसके बाद फ्लूइड डिस्चार्ज यानी कि कुछ अलग टाइप का फ्लूइड बाहर निकलेगा। अगर मेल में अगर एसटीडी होता है तो मेल के पेनिस से, जैसे पेनिस से एक यूरिन बाहर आता है, एक सीमेन बाहर आता है। अब यूरिन और सीमेन के अलावे कुछ अलग टाइप का अगर सिक्रीशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें एसटीडी बीमारी हो चुका है। अब वजीना से, जो वजीना का जो जनरल जो सिक्रीशन जो होता है उससे अलग हटकर कुछ अलग टाइप का अगर सिक्रीशन हो रहा है, ये फीमेल को पता चल सकता है। अगर वजीना का जो नॉर्मल सिक्रीशन होता है वो फीमेल को पता है कि किस तरह का सिक्रीशन होता है, लेकिन अगर उससे कुछ अलग टाइप का सिक्रीशन वजीना से होता है जो कुछ अलग टाइप का दुर्गंध करता हो, तो फिर उससे पता चलता है कि एसटीडी बीमारी हो चुका है, यानी कि कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। इसके बाद स्लाइट पेन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हल्का सा दर्द होता है। इसके बाद स्वेलिंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सूजन हो जाता है। तो इस तरह का कुछ प्रारंभिक लक्षण, यानी कि अगर एसटीडी बीमारी से कोई ग्रसित होता है या कोई ग्रसित होती है तो उसमें शुरुआती लक्षण यही है कि खुजली होना या फिर कुछ अलग टाइप का सिक्रीशन हो जाना, हल्का सा दर्द होना या फिर सूजन होना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इस तरह का लक्षण देखा जाता है। तो लक्षण को बहुत डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, बस जो बीमारी है उसका नाम और किस वजह से वो उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसका जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसका नाम बता रहे हैं। तो हम बोले कि बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाला जो एसटीडी है, पहला है गोनोरिया। गोनोरिया बहुत ही, ये जितना भी बीमारी है ये सब खतरनाक ही है। तो गोनोरिया बीमारी है, और ये गोनोरिया बीमारी जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उस बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरी। नाइसेरिया गोनोरी, तो नाइसेरिया गोनोरी ये एक बैक्टीरिया है। अगर इस तरह का बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर किसी तरह से पहुंच गया तो उसमें बीमारी हो जाएगा, और फिर वो अगर किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है विदाउट कंडोम का यूज किए, तो फिर दूसरे पार्टनर को भी इस तरह का बीमारी हो जाता है। अगर हम कंडोम का यूज़ करते हैं तो इस तरह का बीमारी फिर फैलता नहीं है। अब है सिफिलिस। तो सिफिलिस बीमारी जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा सिफिलिस बीमारी उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद है थर्ड बीमारी है क्लाइमेडिया। तो क्लेमाइडिया नाम का जो बीमारी है, यह क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है।
ये सभी बैक्टीरिया का नाम भी याद कर लेना है और बीमारी का नाम भी याद कर लेना है। हम बोले गोनोरिया नाम की बीमारी, नाइसेरिया गोनोरी, सब स्पेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा है, स्पेलिंग अगर याद नहीं हो तो इसको हिंदी में भी लिख करके याद कर सकते हैं। तो नाइसेरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखते हैं कि वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला कौन कौन सा एसटीडी बीमारी है। तो एक है एड्स, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो एड्स नाम का बीमारी HIV वायरस, HIV एक वायरस का नाम है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो HIV वायरस का इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति में होता है तो उसमें जो बीमारी उत्पन्न होगा उस बीमारी को बोलते हैं एड्स। पता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS सबका फुल फॉर्म है। तो एड्स का पूरा नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो एड्स का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी नाम का जो बीमारी है ये हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी नाम का बीमारी उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद है जेनेटल हर्पिस। जेनेटल हर्पिस नाम का बीमारी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न होगा वो होगा जेनेटल हर्पिस। इसके बाद है जेनेटल वर्ट्स। तो जेनेटल वर्ट्स नाम का बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV, शॉर्ट में बोलेंगे HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तो वायरस में हम लोग 4 डिजीज देखे। एड्स हो गया HIV के द्वारा, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा, जेनेटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 के द्वारा, जेनेटल वर्ट्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV के द्वारा। अब है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न एसटीडी। प्रोटोजोआ नाम का सूक्ष्मजीव जो होता है वह किस तरह से एसटीडी उत्पन्न करता है तो वो कौन है? तो यहाँ बस एक ही नाम है, एक ही बीमारी का नाम है, वो है ट्राइकोमोनियसिस। अब ट्राइकोमोनियसिस नाम का जो बीमारी है ये ट्राइकोमोनास नाम के प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ट्राइकोमोनियसिस नाम का बीमारी है ये ट्राइकोमोनास नाम के प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लक्षण को हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़े, बस बताए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मीनिंग यहाँ पर है जैसे कि मेल में पेनिस है, पेनिस के आसपास का एरिया है, फीमेल में वजीना है और वजीना के आसपास का जो एरिया है उसमें खुजली का हो जाना, फुंसी का निकल आना, उसमें दर्द का होना, इस तरह का लक्षण, शुरुआती लक्षण देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर कुछ और भी हम बात यहाँ पर लिखे हुए हैं, हर बात को ध्यान से समझना है कि एड्स और हेपेटाइटिस बी, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है इसको एसटीडी के कैटेगरी में रखा गया है, एसटीडी के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन एड्स और हेपेटाइटिस बी नाम का जो बीमारी है यह सेक्सुअल एक्टिविटी के अतिरिक्त कुछ अलग तरीके से भी फैल सकता है। हम बोले कि एड्स और हेपेटाइटिस बी नाम का बीमारी है यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावे अलग तरीके से भी फैल सकता है। कैसे? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के माध्यम से फैल सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी बीमारी है, अगर उसका ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में चला जाए, अगर उस पेशेंट का यानी कि एड्स रोग से ग्रसित या हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति का ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी एड्स या हेपेटाइटिस बी नाम का बीमारी हो जाता है। यहाँ तो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ नहीं, तो ये हेपेटाइटिस बी और एड्स नाम का जो बीमारी है ये सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से भी फैलता है और साथ ही साथ ये अन्य तरीके से भी यानी कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से भी फैलता है।
मतलब ये है कि एसटीडी में हम वैसे सभी बीमारी को रख लेते हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फैलता है, चाहे वो किसी अन्य तरीके से भी फैलता हो, हम उसे एसटीडी के अंतर्गत रखते हैं। तो याद रखना कि एड्स और हेपेटाइटिस बी नाम का जो बीमारी है यह सेक्सुअल एक्टिविटी के अतिरिक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। इसके बाद एड्स, हर्पिस और हेपेटाइटिस बी, एड्स, हर्पिस यानी वो जेनाइटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी, इन तीनों का कंप्लीट इलाज नहीं होता है। यानी कि अगर किसी को एड्स हो गया, किसी को हर्पिस हो गया, किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, तो इन तीनों बीमारी का जड़ से इलाज नहीं हो सकता है। जिसको ये बीमारी हो जाएगा, दवाई खा करके वह उस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका इलाज नहीं होता है। और इस तीनों को छोड़कर बाकी जितना भी एसटीडी बीमारी है सबका पूर्णतः इलाज संभव है। बाकी सब यानी इस तीनों को छोड़कर बाकी जितना भी एसटीडी बीमारी है सब इलाज के द्वारा ठीक हो सकता है। बस आवश्यक ये है कि शुरुआती समय में ही बीमारी का पहचान किया जाए और शुरुआती समय में ही डॉक्टर से इलाज कराया जाए। अब यहाँ पर ये इस तरह का टॉपिक हो जाता है, ये एसटीडी बीमारी इस तरह का टॉपिक हो जाता है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एसटीडी बीमारी हो गया, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ फुंसी निकल गया है, कुछ छाला पड़ रहा है, वो वहाँ इचिंग हो रहा है, खुजलाहट महसूस हो रहा है, जलन टाइप का हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो दूसरे को बताना ही नहीं चाहता। वो किसको बताएगा? वो अपने पेरेंट को नहीं बता सकता है। अगर जैसे कि मेल में है तो वो ना तो अपने फादर को बता सकता है, ना अपनी मम्मी को वो फिर बता सकता है। फीमेल में है, किसी गर्ल में है तो वो फादर से तो बात नहीं करेगी, वो जो है मदर से भी बात करने में हिचकिचाती है। और अगर फिर भी कोई इस तरह से बोल दे तो सही सॉल्यूशन फिर नहीं मिल सकता है। अब कुछ लड़का सब है वो अपने किसी दोस्त को फिर बोलेगा और दोस्त के पास आइडिया नहीं है, तो फिर इस तरह के कंडीशन में क्या होता है कि कुछ गलत टाइप का जो डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर नहीं, कुछ इस तरह के बीमारी का जो है इलाज के नाम पर बहुत लोग जो है वो ठगने का काम करता है। ठगने का मतलब है जैसे कि देखते हैं ना कि कभी कभी वो स्टेशन के बाहर में देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह का रहते हैं जो कि कुछ जड़ी बूटी सामने रखते हैं और कुछ इस तरह का अनाउंस करते हैं कि आपको इस तरह का परेशानी है, उस तरह का परेशानी, कुछ कॉमन टाइप का परेशानी जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरह का बात वो बोलते हैं और दो चार लोग को इकट्ठा करके ये जड़ी खाइए, वो जड़ी खाइए, इतना पैसा दीजिए आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इस तरह का जड़ी बूटी खाने से कहीं कुछ होता नहीं है। अगर इस तरह का परेशानी किसी के साथ होता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, निसंकोच जाना चाहिए। अब बहुत लोग ये भी सोचता है कि डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वास्तव में डॉक्टर कुछ सोचता नहीं है। अगर कुछ इस तरह का परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर का काम है पेशेंट का इलाज करना, जो परेशानी है पेशेंट को उसको समझना, और अगर आप डॉक्टर को अच्छा से बताते हैं, अपनी परेशानी को ठीक तरीके से बताते हैं तो डॉक्टर आपका इलाज ठीक तरीके से कर पाते हैं। और अगर आप डॉक्टर को सही से बताते ही नहीं हैं, आपका बीमारी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया है, उसके बाद लाचार होकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपका बीमारी चूँकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका है, अब वहाँ से पूर्णतः ठीक होगा कि नहीं होगा इस बात का भी डर रहता है। हो सकता है पूर्णतः वो ठीक ना हो क्योंकि आप समय पर डॉक्टर के पास गए नहीं, आपको जाने में वहाँ बहुत ज़्यादा देरी हो गई। इसलिए अगर इस तरह का कोई परेशानी हो, एक कॉमन परेशानी होता है फंगस इन्फेक्शन का, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कुछ फंगस इन्फेक्शन, कुछ वाइट टाइप का जो है कुछ फंगस इन्फेक्शन होना, ये एक आम बात है, बहुत लोगों के साथ इस तरह का होता है। तो इसके लिए जो भी एंटी फंगल क्रीम होता है, जो भी एंटी फंगल क्रीम होता है उसे रेगुलर उस जगह पर अगर लगाया जाए, यानी कि 20-25 दिन तक रेगुलर अगर लगाया जाए, तो फिर इस तरह का फंगल इन्फेक्शन वाला जो डिजीज है ये ख़त्म हो सकता है। ये घर में भी इस तरह का उपचार किया जा सकता है। घर में अगर ठीक ना हो तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। तो हम बोले कि अगर एसटीडी बीमारी किसी को होता है, किसी को अगर इस तरह का अनुमान लगता है कि शायद ये एसटीडी बीमारी हो सकता है,
तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, निसंकोच बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर के पास जा करके दिखाना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए और सही से इलाज करवाना चाहिए। नहीं तो आगे चल करके अगर इस तरह की बीमारी का इलाज अगर ना हो तो आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। और एक बात यहाँ पर बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बीमारी हो जाता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, इसका लक्षण दिखता नहीं है। एसटीडी बीमारी हो चुका है लेकिन कि ये बात पता नहीं चलता। पता तब ना चलेगा जब बाहर से कोई लक्षण दिखेगा। कोई लक्षण बाहर से दिख ही नहीं रहा है, बीमारी हो चुका है और लक्षण नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में समझ में नहीं आता है। और वो जो है अगर किसी अदर पार्टनर के साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो अगर वो पार्टनर स्वस्थ है और अगर कोई एक पर्सन अगर अस्वस्थ यानी कि एसटीडी बीमारी से ग्रसित है तो अब पता उसमें तो कुछ लक्षण दिखता है नहीं, अब पार्टनर को भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इस तरह का बीमारी फैल जाता है। इसमें लक्षण दिखा नहीं लेकिन कि इसका जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये स्वस्थ व्यक्ति में वो ट्रांसफ़र कर जाता है। ठीक है, तो अभी हम आगे देख रहे हैं तो हम बताए कि एड्स है, हर्पिस है, हेपेटाइटिस बी है, इन तीनों बीमारियों का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है और इसके अलावे बाकी जो भी एसटीडी है सबका पूर्णतः इलाज हो सकता है। बस समय पर डॉक्टर के पास जाना होगा, देरी होगा तो फिर हो सकता है फिर आगे इलाज पूर्णतः ना हो सके। ठीक, अब यहाँ पर हम ये लक्षण के बारे में बताए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन या फिर स्वेलिंग इस तरह का होता है। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एसटीडी संक्रमित कुछ फीमेल वो लक्षणी होती है। एसटीडी संक्रमित कुछ फीमेल, हम बोल रहे हैं कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिसको एसटीडी बीमारी रहता है, कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिसको एसटीडी बीमारी रहता है लेकिन उसमें लक्षण दिखता नहीं है। मेल में भी ऐसा हो सकता है, हम बोले ना कि लक्षण दिखता नहीं है, बीमारी रहने के बाद भी लक्षण नहीं दिखता है, तो ऐसा मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। लेकिन मेल में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाता है और फीमेल में एक दिक्कत रहता है कि बीमारी रहते हुए भी लक्षण एक लंबे समय तक यानी कई सालों तक कोई लक्षण दिखता ही नहीं है। बीमारी है, एसटीडी बीमारी रहेगा फीमेल में, लेकिन किसी फीमेल के साथ ऐसा होता है कि एसटीडी बीमारी रहते हुए भी कई सालों तक कोई भी लक्षण दिखता नहीं है। अब जब कोई लक्षण दिखता नहीं है तो फिर अब कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा तो इलाज कैसे किया जाएगा? इलाज तो होता नहीं है, मतलब वो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। अब डॉक्टर के पास तो तब ना जाएंगे जब हमको कोई परेशानी होगा, कोई परेशानी ही नहीं है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? तो फिर पता नहीं चलता है। तो ये हम बोले कि एसटीडी कुछ फीमेल में रहता है और लंबे समय तक कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा, तो फिर एक लंबे समय के बाद उस फीमेल में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। यानी उस एसटीडी बीमारी के वजह से जिसका लक्षण बाहर से दिखा नहीं, लेकिन अब जब कई साल बीत जाता है तो फिर वो एसटीडी बीमारी कई अन्य समस्याओं को उत्पन्न करता है। कौन कौन सा समस्या उत्पन्न होता है? तो अबॉर्शन यानी कि जन्म के पहले ही बच्चा वो मर जाता है। यानी कि जो हम बोले कि कुछ फीमेल जिसमें कि एसटीडी रहेगा, बाहर से लक्षण नहीं दिखेगा, अब लक्षण नहीं है तो ये बीमारी कई साल तक रह जाएगा, वो दूसरे पर्सन को बीमारी भी फैला सकती है और अब उसमें कुछ अलग टाइप का लक्षण क्या होगा उत्पन्न होगा, तो अबॉर्शन हो जाएगा। जन्म से पहले बच्चा जो है वो नष्ट हो जाएगा और वो बच्चा बाहर आ सकता है। इसके बाद स्टिल बर्थ यानी कि मृत शिशु का जन्म हो सकता है, यानी कि बच्चा जन्म लेगा लेकिन जन्म के टाइम तक में वो बच्चा डेथ कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। ऐसे इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब याद है ना? इम्प्लांटेशन क्या है कि वो जो इम्ब्रायो जो बनता है ना, वो इम्ब्रायो इंडोमेट्रियम में जाकर के धंस जाता है। यूट्रस का जो इंटरनल जो वाल है इंडोमेट्रियम उसमें जाकर के धंस जाता है, इसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का जगह है यूट्रस। लेकिन कि कभी कभी क्या होता है
कि इम्प्लांटेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, और फैलोपियन ट्यूब में जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस एम्ब्रायो को सही तरीके से फूड प्रोवाइड नहीं हो सकता है और वो एम्ब्रायो फिर नष्ट हो जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की भी संभावना रहती है, और कभी कभी इनफर्टिलिटी यानी कि वंध्यता, बच्चा ना होना यानी कि उसमें बच्चा को उत्पन्न करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा मेल में भी होता है कि मेल में अगर एक लंबे टाइम तक एसटीडी रह गया और अगर सही से इलाज नहीं हुआ तो मेल में भी वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि इनफर्टिलिटी का वो शिकार हो जाता है। और फीमेल के साथ भी इस तरह का घटना घटता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के 5 साल 7 साल 10 साल बाद भी अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो पाता है और फिर डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर एसटीडी जांच करता है कि कहीं किसी में एसटीडी तो नहीं है, कहीं मेल में तो एसटीडी नहीं है, कहीं फीमेल में तो एसटीडी नहीं है, कि ये एसटीडी के वजह से तो कहीं इनफर्टिलिटी का कंडीशन उत्पन्न नहीं हो गया है। तो डॉक्टर एसटीडी का भी जांच करता है। अब ज़रा सा समझना है कि ये जो एसटीडी बीमारी है ये किस उम्र के व्यक्तियों में ज़्यादा करके होता है। तो बुक में दिया गया है कि 15 से 24 वर्ष के व्यक्तियों में ये एसटीडी बीमारी ज़्यादा करके देखा जाता है, यानी कि ये जो उम्र है 15 से 24 वर्ष के बीच में। अब बुक में दिया है तो सही दिया हुआ है। अब ये 15 साल तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि इस उम्र में लोग किस तरह से इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। तो बुक में दिया गया है सही ही है। तो 15 से 24 वर्ष के बीच में का जो भी व्यक्ति है उसमें एसटीडी बीमारी ज़्यादा करके देखा गया। इसका रीज़न ये होता है कि इस उम्र में जानकारी की कमी होती है। इस उम्र में जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए कोई तो वो अपना सुरक्षा नहीं देख पाता है और डायरेक्ट अनसेफ सेक्स कर बैठता है। तो इस वजह से उसमें एसटीडी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब एसटीडी बीमारी से बचने का क्या क्या तरीका है, एसटीडी बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका कुछ तरीका है कि अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जिसे हम ठीक से जानते पहचानते नहीं हैं उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा अदर पर्सन के साथ में वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क वहाँ पर आता है। क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना कि जैसे कि अब कोई एक व्यक्ति है वो 4-5 अदर वो पर्सन के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो आपको तो ये पता नहीं है ना कि अब वो जो 4-5 पर्सन है वो हो सकता है किसी और भी कुछ लोगों के साथ में वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और भी लोगों के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि वो एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब अगर एक के साथ हो रहे हैं एक पर भरोसा किया जा सकता है कि ये सिर्फ मेरे साथ में इंगेज है और किसी के साथ में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो स्वस्थ है और उससे खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोगों के साथ में सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व कोई होते हैं तो फिर वहाँ पर एसटीडी की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी एक को भी है तो बीमारी हो जाएगा। फिर है यूज कंडोम्स, मतलब जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए तो हमेशा कंडोम का यूज़ करना चाहिए। कंडोम का यूज जब किया जाता है तो लिक्विड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता है। सीमेन जो निकलेगा वह फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं जा सकेगा। अब फीमेल के वजीना से जो भी सिक्रेशन निकलेगा वो पेनिस के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो लिक्विड का कांटेक्ट कट जाता है और इस वजह से ये जो कंडोम है ये एसटीडी बीमारी से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए तो हमेशा कंडोम का यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि अगर कुछ आशंका हो, अगर कुछ एसटीडी का कुछ भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो ये सब है कुछ बचाव का तरीका।
तो अभी हम लोग एसटीडी बीमारी के बारे में पढ़े कि ये एसटीडी क्या होता है, कौन कौन सा एसटीडी बीमारी है, किस बैक्टीरिया या किस वायरस या किस प्रोटोजोआ के द्वारा ये उत्पन्न होता है, किस उम्र में इस तरह का बीमारी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और सिंपल सा इसका लक्षण क्या होता है। तो अभी हम हटेंगे, स्क्रीन पर जो भी है इसका एक स्क्रीनशॉट खींचना है और इसके बाद एक नोट्स भी आएगा, उस नोट्स का भी स्क्रीनशॉट खींचना है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।